नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा आप लोगों के बीच में करंट के न्यूज़ दिए जा रहे हैं और आप लोग उसको देखिएगा और उसका अपना उपयोग करते रहिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अब करंट के न्यूज़ जो है, करंट के मुद्दे जो है, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे डायनामिक स्थिति में आ गई है। क्योंकि करंट का मतलब क्या है, जो प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं वही करंट है। और रोज की चीजों को एकत्र करना, अपने दिमाग में बनाए रखना, यह हमारे लिए एक चैलेंज है। इसलिए आप सभी को इस पर प्रतिदिन कार्य करना ही होगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक एक करके इसको एकत्र करते रहिएगा। एक दिन यह आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि इसको कहीं एक नोट्स में नहीं बांधा जा सकता एक दिन में। क्योंकि अगर इतिहास होता तो एक जगह बांध लेते, अन्य कोई सब्जेक्ट होता तो बांध लेते, लेकिन चूंकि रोज नई चीजें इसमें जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें रोज इनमें अपडेट होना आवश्यक है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए आज देखते हैं कि हम लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा है नीली अर्थव्यवस्था। तो आप सभी का पता होगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो जिससे नीली क्रांति का संबंध है, उसी से संबंध नीली अर्थव्यवस्था का भी है। आज हम लोग नीली अर्थव्यवस्था पर एक जानकारी साझा कर रहे हैं और उसको आप ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में प्रयास करिएगा कि अपने हाथों से लिख लीजिएगा। क्योंकि इन सब जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पब्लिक ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो ये ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था, इससे किसका संपर्क है आप सभी को बताना होगा। आगे लिखा है इसमें, ब्लू इकोनॉमी का अवधारणा को बेल्जियम के अर्थशास्त्री, कहाँ के, बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटूर पाली, ठीक है, बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटूर पाली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations and 100 million jobs में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों में के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग को संदर्भित करता है। मतलब अब देखिए, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य सिर्फ एक नहीं है, आर्थिक विकास से भी है, बेहतर आजीविका से भी है, नए नौकरियों के सृजन से भी है, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को भी सुदृढ़ करेंगे। इससे ब्लू इकोनॉमी का संबंध है। आगे लिखा है इसमें शामिल क्या है, इसमें अक्षय ऊर्जा, मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, अवशिष्ट प्रबंधन इत्यादि के संबंध में बेहतर कार्य करने का सुझाव दिया गया है। ब्लू इकोनॉमी महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास को सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है। मतलब ब्लू इकोनॉमी के द्वारा जो हमारे जल के अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए और उनमें कोई पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी ना आने पाए, इस बिंदु पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि हम सभी को पता है दुनिया के पूरे पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और जल में इतने सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, स्रोतें हैं कि यदि मानव अपने तकनीकों का विकास करके उसका उपयोग कर ले तो अनंत काल तक अपने जीवन को सुगम बनाए रखने में सक्षम होगा। और यह सब जो सोच, कॉन्सेप्ट, अवधारणा उसी की तरफ हमें ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए दुनिया इस पर सोचे, रिसर्च करे और अपने देश को या मानव के उत्थान के लिए कार्य करे, ठीक है। आगे लिखा है, हाल ही में भारत एवं फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। सवाल यही बन गया कि ब्लू इकोनॉमी के संबंध में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ब्लू इकोनॉमी को लेकर के भारत ने किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया, तो किस देश के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, ठीक है।
हस्ताक्षर किया और कानून के शासन, रूल ऑफ द लॉ के आधार पर महासागरीय शासन, ओशियन गवर्नेंस का एक सामान्य दृष्टिकोण तैयार किया है तथा टिकाऊ एवं लचीला तटीय व जल मार्ग बुनियादी ढांचे पर सहयोग करें। ठीक है, इसका मतलब महासागरीय शासन के लिए एक रोड मैप बनाएंगे, एक कानूनी पहल करेंगे जिससे जो है इसमें सुगमता हो सके। ठीक है, और टिकाऊ एवं लचीला, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, जो करेंगे वो ऐसे नहीं क्षणिक के लिए, सनातन के लिए या सतत के लिए ऐसा कार्य होता रहे या वह सतत वो वृद्धि एवं विकास में सहयोग करता रहे, ऐसी ढांचे को ये लोग तैयार करने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है रोड मैप के दायरे में निम्नलिखित शामिल है। अब वो जो रोड मैप बनाएंगे भारत और फ्रांस, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, किन किन बिंदुओं को रखा गया, क्या क्या उद्देश्य में रखे गए हैं। तो समुद्री व्यापार, नौसेना उद्योग, मछली पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागर अवलोकन, समुद्री जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन एवं एकीकृत तटीय प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, सिविल मैरीटाइम मुद्दों पर सक्षम प्रशासनों के बीच सहयोग, समुद्री स्थानिक योजना के साथ साथ समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधित बहुपक्षीय वार्ता। इसका मतलब ये है कि ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रतिकूल प्रभावों से बचकर अनुकूल प्रभाव कैसे डाला जाए, इन्हीं के संबंध में यह सारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है हाल ही में भारत सरकार ने फरवरी 2019 में प्रकाशित वर्ष 2030 तक भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन ने ब्लू इकोनॉमी को इसके विजन के छठे आयाम के रूप में उजागर किया है। कौन सा आयाम? छठा आयाम। तो भारत का जो ब्लू इकोनॉमी 2030 तक भारत ने अपने न्यू इंडिया का विजन रखा है कि हम भारत में न्यू इंडिया का जो विजन दृष्टिकोण, भारत दृष्टिकोण 2030 जो है, उसमें छठवें आयाम के रूप में किसे रखा गया है? ब्लू इकोनॉमी को भी रखा गया है। ठीक है, मतलब 2023 तक जो भारत का एक स्वरूप होगा, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कितने आयाम है, उनमें से छठवां आयाम जो है वो क्या है? ब्लू इकोनॉमी है। ये कहने का तात्पर्य है। आगे लिखा है ब्लू इकोनॉमी पर प्रस्तावित एक मसौदा नीति दस्तावेज में 7 निम्नलिखित विषयागत क्षेत्र या स्तंभों की पहचान की गई है। तो कौन कौन सा है? पहला क्या है? नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन के लिए राष्ट्रीय लेखांकन ढांचा, पहला। दूसरा है तटीय समुद्री स्थानिक योजना एवं पर्यटन। तीसरा है समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि और मछली प्रसंस्करण। हम आपको ये बार इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का एक वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपके बीच में इसको लाया गया है। ठीक है, विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास। आगे लिखा ट्रांसशिपमेंट सहित लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग, तटीय तथा गहरे समुद्र में खनन या अपतटीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा समुद्र है उसमें ऐसा नहीं है खनिज नहीं है, अपार खनिज भरा हुआ है, लेकिन उन खनिजों का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे दोहन किया जाए, उसके लिए तकनीकी क्या हो, उसके लिए रणनीति क्या हो, क्योंकि हमें कार्य ऐसा करना है ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, हमारा जल प्रदूषित ना हो, हमारे यहाँ पर कोई ऐसे ना हो हमारे किसी कारण से भूकंप का या अन्य किसी तरह के प्राकृतिक आपदाओं का खतरा उत्पन्न हो जाए। इन सभी बिंदुओं पर हमें एक अच्छी पहल करके जानकारी करना होगा ताकि हमें इस तरह के खतरों की उम्मीद के कहीं ना कहीं घेरे में ना आ जाए। ठीक है, यही देखिए, यही इसका में मुद्दा था। तो आज का ये बिल आपको कैसा लगा, आप सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं दुनिया के लिए, तो भारत के लिए भी है, इसलिए इन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप इसको उपयोग में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।